मैंने फैसला किया कि अगर गांव में रहने की वजह से मुझे मिट्ठू सिंह और उसके गंदे धंधे का खोज लगाने में जरा सी भी मुश्किल पेश आई तो पहली फुर्सत में पटियाला मुंतकिल हो जाऊंगा। मेरे पूछने पर ब्रह्मदीप सिंह जी ने बताया कि अब झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खासी देर रुकेगी, लिहाजा खाना लाने के लिए वो मुनासिब जगह है। सिखों की सरजमीन समझे जाने वाली पंजाब की धरती पर निहायत चालाकी से हिंदू बसाकर सिखों को बिलाखिर अक़लियत में बदलने का सिलसिला जारी है। उन्होंने पंजाब में ज़बान की बुनियाद पर खुद मुख्तार रियासत का मुतालबा याद दिलाने पर कहा था कि मैं मुल्क में खाना जंगी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन पंजाबी रियासत नहीं। ट्रेन महाराष्ट्र के मशहूर शहर नासिक के रेलवे स्टेशन पर रुकी। बमुश्किल 5 मिनट का स्टॉप था। चुनाचे भूषणदीप सिंह मुझे अपने साथ लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरा और हम दोनों जल्दी जल्दी रेलवे कैंटीन से खाना लेकर वापस पलटे और लगभग दौड़ते हुए हरकत करती ट्रेन में सवार हुए। हमें देखकर घर वालों की जान में जान आई, जो ये समझ बैठे थे कि हम ट्रेन पर चढ़ने में नाकाम रहे हैं। लगभग 4 घंटे के बाद पंजाब मेल ने भूसावाल रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुंबई के बाद पहला तवील स्टॉप किया। ट्रेन की बोगियों में पानी भरा जा रहा था। मगरिब हुए काफी देर हो गई थी। अगरचे हम में से किसी को भी ज्यादा भूख नहीं थी, लेकिन इस ख्याल से खाना खरीद कर रख लिया गया कि जाने अब कितनी देर में कोई और बड़ा रेलवे स्टेशन आए। मेरा अंदाजा था कि ट्रेन कम से कम 250 मील सफर तय कर चुकी है। इस असना में भूषणदीप की बीवी रानी नींद पूरी करके बर्थ से नीचे आ चुकी थी। चुनाचे मैंने उस बर्थ पर कब्जा जमा लिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तन्हाई के लम्हात मिलते ही दिमाग सूरत हाल का तज्जिया करने में मसरूफ हो गया। मुझे बिला इरादा उस सिख खानदान का मेहमान बनने का मौका मिल गया था, लेकिन पटियाला से इतनी दूर रहकर क्या मैं अपना काम बखूबी सरंजाम देने के रास्ते ढूंढ पाऊंगा। मैंने फैसला किया कि अगर गांव में रहने की वजह से मुझे मिट्ठू सिंह और उसके गंदे धंधे का खोज लगाने में जरा सी भी मुश्किल पेश आई तो पहली फुर्सत में पटियाला मुंतकिल हो जाऊंगा। मुझे यकीन था कि ये घराना इस मुंतकिली में भी मेरी मदद करेगा। मुझे असल फिक्र भूषणदीप के बड़े भाई अमरदीप के हवाले से थी। इत्तेफाक से उसका तफसीली जिक्र नहीं हुआ। खुदा जाने वो किस मिजाज का शख्स होगा। हो सकता है वो घाक किस्म का आदमी हो जो मेरी फर्जी राम कहानी पर आसानी से यकीन न करे। हो सकता है वो किसी अजनबी शख्स को खानदानी हवेली में मेहमान बनाने के फैसले में भी मज़ाहमत करे। इन खदशात में मजीद दिमाग खपाने की बजाय उसे भूषणदीप और ब्रह्मदीप सिंह जी पर छोड़ दिया। वही इसरार करके मुझे वहाँ ले जा रहे थे। किसी मज़ाहमत की सूरत में वही अमरदीप से निपटेंगे। सुबह से रात तक उस सफर में भूषणदीप का छोटा बेटा मनदीप सिंह उर्फ मानो मुझसे काफी मानूस बल्कि बेतकल्लुफ हो गया। मुझे उसकी ये आदत अच्छी लगी थी कि खासा शोख और शरारती होने के बावजूद किसी भी किस्म की बदतमीजी से गुरेज करता था। उसने निचली सीट पर खड़े होकर मुझे देखा और मुझे पूरी तरह जागता पाकर माँ बाप के मना करने के बावजूद मेरे पास आ गया। मैंने उससे खानदानी हवेली और उसके मकीनों के बारे में मालूमात हासिल करने के लालच में करवट के बल होकर जगह बनाते हुए पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा। उसने छूटते ही कहा, अंकल मैं आ गया, अब अपने वादे के मुताबिक मुझे कहानी सुनाओ। मैंने कहा, धीरे बोलो यार, वरना तुम्हारा भाई प्रीतमदीप भी ऊपर आ जाएगा, यहाँ इतनी जगह नहीं है। उसने फौरी अपनी आवाज धीमी कर ली। बोला, ठीक है, आपने कहा था आपको बहुत सी कहानियां आती हैं, अब जल्दी से मुझे शेर चीते वाली कोई कहानी सुना दो। मैंने कहा, मानू यार, कहानी सुनने और सुनाने के लिए माहौल बनाना पड़ता है। हम दोनों कुछ देर गपशप करेंगे, फिर कहानी की बारी आ जाएगी। उसने जिद करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने उसे नीचे भेजने की धमकी दी तो वो सीधे रास्ते पर आ गया। मैंने कहा, अच्छा मानू, ये बताओ, तुम लोगों को हवेली में तो बहुत मजा आता होगा। उसने कुछ सोचकर कहा, हवेली में तो नहीं, हवेली के बाहर बहुत दिल लगता है। हवेली के चारों तरफ बहुत सारे दरख्त हैं, आम के, अमरूद के, जामन के। हम मौसम के फल खाते हैं और दरख्तों पर मौज मस्ती करते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे ताऊ अमरदीप मना नहीं करते ये बदमाशियां करने से? उसने झट से कहा, वो क्यों मना करेंगे, वो तो खुद हमें अच्छे फलों वाले दरख्तों का बताते हैं। बस ये कहते हैं कि फल तोड़कर हवेली में आया करो, क्योंकि फल धोकर खाने चाहिए, लेकिन हम उनकी बात कभी नहीं मानते। मैंने कहा, तो वो तुम्हें डांटते नहीं हैं? मानू ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया। बोला, नहीं, वो तो हमारी हर शरारत पर हंसते हैं। मैंने कहा, वो न सही, उनकी घरवाली तुम्हारी ताई तो नाराज होती होगी तुम लोगों की हड़बौंग से। मानू ने हैरत से मुझे देखा। बोला, कौन सी ताई, हमारी तो कोई ताई नहीं है। मैंने कहा, क्या वाही गुरु के पास चली गई? उसने एक बार फिर नफी में गर्दन हिलाई। बोला, ना जी, हमारे ताऊ जी ने तो कभी ब्याह ही नहीं किया, फिर ताई कहाँ से आ गई? मैंने कहा, तो इतनी बड़ी हवेली में वो अकेले रहते हैं? मानू ने शरारती नजरों से मुझे देखा और फिर कहा, अकेले क्यों रहेंगे, दादा और दादी अम्मा रहती है ना उनके पास।
हमारे पास तो कुछ दिन के लिए ही आते हैं ये दोनों। ये सब सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ये शख्स अमरदीप तो भला आदमी लगता है, बच्चों से इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स बुरा कैसे हो सकता है। सबसे इत्मीनान बख्श बात तो ये है कि वो बीवी बच्चों के बखेड़ों से आजाद हैं, जो मेरे लिए इजाफी उलझन बन सकते थे। सवाल ये है कि वो शख्स इतनी पक्की उम्र को पहुंचने के बावजूद शादी के बंधन से कैसे और क्यों आजाद है। खैर, इस सवाल का जवाब तो शायद हवेली पहुंचने पर ही मिल जाएगा। मुझे सोच में डूबा देखकर मानू खासा जिजबिज हो रहा था। चुनाचे मैं अपने ख्यालात का टोकरा वक्ती तौर पर एक तरफ रखकर उसे बूढ़े शेर की कहानी सुनाई, जो बुढ़ापे की वजह से शिकार का पीछा करके उसे मार गिराने के काबिल नहीं रहा था और एक लोमड़ी, हिरन और दीगर जानवरों को शेर की जगह जंगल का बादशाह बनाने का झांसा देकर उसके गार में लाया करती थी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक कहानी मानू को बहुत पसंद आई और उसने जोर जोर से तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। बस वहीं मानू को अकेले अकेले कहानी सुनाने के जुर्म का पर्दाफाश हो गया और उसके भाई बहनों ने एहतजाज करते हुए इतना उधम मचाया कि मुझे बर्थ छोड़कर नीचे जाना पड़ा और वो कहानी दोबारा सुनानी पड़ी। यही नहीं, बतौर जुर्माना खरगोश की चालाकियों पर मुश्तमिल एक और कहानी सुनाने पर भी मजबूर किया गया। इस दौरान बच्चों की दादी बर्थ पर जाकर सो गई थी। अलबत्ता उनके वालिदैन और दादा मेरी कहानियों से काफी महजूज हुए। बच्चे मजीद कहानियां सुनने के मुतमन्नी थे, लेकिन उनकी माँ ने रात ज्यादा होने का कहकर उन्हें सोने का हुक्म दिया। उसने फर्श पर एक दरी बिछाकर दोनों लड़कियों और छोटी लड़की को सुला दिया। बड़ी बेटी को उसने गोद में सर रखकर सीट पर सुला रखा था। बड़े साहब को नीम दराज हालत में आधे सोते आधे जागते देखकर बुशनदीप ने दूसरी खाली बर्थ पर जाकर सोने की सलाह दी, लेकिन ब्रह्मदीप सिंह अपने भारी भरकम जुस्से के साथ ऊपर चढ़ने में हिचकिचाहट दिखा रहे थे। ताहम बुशनदीप और मैंने मिलकर उन्हें किसी न किसी तरह बर्थ पर चढ़ा ही दिया और कुछ ही देर के बाद वो गहरी नींद सो चुका था। मुझे इल्म था कि बुशनदीप ने अपने बाप को इसलिए बर्थ पर सोने के लिए भेजा है कि वो मुझे सिखों के वतन यानी खालिस्तान के बारे में मजीद मालूमात फराहम करने के लिए बेचैन है। मुझे खुद भी इस मौजू में गहरी दिलचस्पी थी, ताहम मैं इस हवाले से गैर जरूरी इश्तियाक जाहिर नहीं करना चाहता था। चुनाचे मैं बुशनदीप से उसके बच्चों की जहानत और खुश मिजाजी के बारे में बातें करने लगा और मानू के लिए खुसूसन मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार किया। वो मेरी बातें सुनकर खुश हो गया। ये सब उसकी घर वाली यानी अमृता भी गौर से सुन रही थी और उसके चेहरे से मुसर्रत आया थी। वो अब तक मुझसे बराह रास्त मुखातिब होने से गुरेज करती रही थी, लेकिन अपने सपूत के लिए मेरी जबान से मनमोहने अल्फाज सुनकर उसने बेगानगी या तजाहुल आरिफाना तर्क कर दिया और मुझे बताया कि अपनी ऐसी ही मीठी मीठी बातों की वजह से मानू घर भर का लाडला और खुसूसन अपने ताया अमरदीप की आंख का तारा है, जो उसे मिलने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहा होगा। इस पर बुशनदीप ने बीवी को टोका कि उसका अमर भैया बाकी भतीजे भतीजियों को भी दिलो जान से चाहता है। इस मौके पर मैंने कहा, मानू ने बताया है कि अमरदीप जी ने शादी नहीं की। मुझे ये सुनकर हैरत हुई है। अगर बुरा न लगे तो पूछ सकता हूँ कि क्या वो ब्रह्मचार्य पर यकीन रखते हैं या अब तक शादी न करने की कोई और वजह है। बुशनदीप ने एक नजर अपनी बीवी पर डाली और फिर उदास लहजे में कहा, नहीं भाई, ब्रह्मचार्य तो हिंदू धर्म में होता है, हमारा उससे क्या ताल्लुक। अमरदीप भैया तो एक जाती सानही की वजह से हमेशा के लिए शादी से मुनकिर हो चुके हैं। अब तो हमने उन्हें समझाने की कोशिश भी छोड़ दी है। मैंने इस जाती मामले की हसासियत भांपते हुए मजीद इस्तिफसार मुनासिब न समझा, लेकिन कदरे तवक्कुफ के बाद बुशनदीप ने खुद ही बात आगे बढ़ाई। बोला, दरअसल अमरदीप भैया जवानी में अपनी ही बरादरी की एक मटियार जूही से मोहब्बत करते थे। वो भी उसे दिलो जान से चाहती थी, लेकिन हमारे खानदानों में पुरानी रंजिश थी। अमरदीप भैया की खातिर मेरे बाप ने सब इख्तलाफात फरामोश करके रिश्ता मांगा, लेकिन साफ इनकार हो गया। फिर जूही की कहीं और शादी हो गई, लेकिन 7 माह के बाद ही वो बीमार होकर वाहे गुरु के पास चली गई। उस दिन के बाद से भैया ने भी एक तरह से जिंदगी से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। ये सब बताते हुए बुशनदीप की आवाज भर्रा गई थी। अमृता के चेहरे पर भी उदासी खंडने लगी थी। चुनाचे मैंने वो मौजू वहीं छोड़कर खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने खोज लगाने के लिए ये कहानी क्यों छेड़ दी। कुछ देर की खामोशी के बाद बुशनदीप ने मौजू बदल कर अपने कारोबार के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी कि कैसे वो लोग पहले अपने खेतों पर उगाई उम्दा किस्म की धान मामूली कीमत पर फरोख्त करते थे। फिर उसने रफ्ता रफ्ता आढ़त का काम सीखा और फिर पटियाला और दिल्ली और बिलाखिर बम्बई में चावलों की तिजारत शुरू की और वो बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहा है और बैरून मुल्क चावल बरामद करने की जानिब भी पेशकदमी कर रहा है। फिर उसने गहरे संजीदा लहजे में बात अपने पसंदीदा मौजू की तरफ बढ़ाई। बोला, मेरे वालिद समेत हमारे बहुत से हम कौम अभी तक समझ नहीं पा रहे कि हिंदू अक्सरियत किस तरह हमारा इस्तेहसाल कर रही है।
हमारी अजनास हत्ता के फल और सब्जियों की मंडियों पर भी हिंदू बनियों का कब्जा है। हमारे सरदार भाई अपनी फसलें काश्त करने के लिए भी उन बनियों से कर्ज लेने पर मजबूर हैं और उनमें से अक्सर की आधी से ज्यादा फसल कटने से पहले ही उन बनियों के कब्जे में चली जाती हैं। सिखों की सरजमीन समझे जाने वाली पंजाब की धरती पर निहायत चालाकी से हिंदू बसाकर सिखों को बिलाखिर अकलियत में बदलने का सिलसिला जारी है। हिंदू सेठ यहाँ आकर ज़रूरी रकबे खरीद रहे हैं। हमारे ही सरदार भाई खेत मजदूर के तौर पर काम करते हैं और सोन उगलती धरती से हासिल होने वाली सारी दौलत हिंदू सेठ के हिस्से में आती है। मैंने कहा, तो अब इस सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बुशनदीप ने कदरे मायूसी के साथ कहा, बदकिस्मती से हमारे इन नजरियात और एहसास महरूमी को समझने और तस्लीम करने वालों की तादाद खुद हमारी कौम में भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे हम ख्यालों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। खुसूसन हिंदुस्तान की दस्तूर में आर्टिकल 25 की शमूलियत के बाद से तो हिंदुओं की साजिश बहुत से सिखों पर वाजे हो गई है। मैंने पूछा, इस आर्टिकल में क्या खास बात है? उसने कुछ लम्हे सोचकर कहा, ये आर्टिकल सिख धर्म के हिंदुस्तान में खात्मे की तरफ हिंदू तासुब पसंदों का एक अहम कदम और मुस्तकबिल की झलक है। मुख्तसरन यूं समझ लें कि 2-2.5 साल पहले मंजूर होने वाले इस कानून में सिख धर्म को हिंदू धर्म की ही एक शाख बताया गया है। हालांकि हकीकत यह है कि सिख धर्म तो हिंदू धर्म से बिल्कुल उलट है, क्योंकि हमारे धर्म की बुनियाद ही वाहिद और यकता रब के तसव्वुर पर रखी गई है, जबकि हिंदू तो कितने ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मैंने कहा, यह आर्टिकल तो वाकई सिख धर्म के लिए तबाहकुन है। अगर इनफरादी पहचान खत्म हो गई तो ये धर्म बिलाखिर सफा हस्ती से मिट जाएगा। बुशनदीप ने मेरी बात सुनकर उदास चेहरे के साथ हाँ में सर हिलाया और किसी गहरी सोच में डूब गया। उसे खामोश पाकर मैंने भी बात वहीं छोड़ दी। पंजाब मेल तेजी से और रात धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। बुशनदीप अब सीट की पुश्त से सर टिकाए ऊँग रहा था। उसकी बीवी तो पहले ही मुंह लपेट कर सो चुकी थी। ये सूरत हाल देख कर मैं भी बैठे बैठे सोने की कोशिश करने लगा और जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे बुशनदीप ने धीरे से हिलाकर जगाया तो सुबह का उजाला बिखर चुका था। भाई बहादुर, रेल अटारसी स्टेशन पहुंचने वाली है, वहां ये 8-10 मिनट रुकेगी। दोनों भाई उतर कर नाश्ता ले आते हैं, उसके बाद तो कहीं भोपाल पहुंचकर ही बड़ा स्टॉप करेगी। मैंने उसकी तायद की और अटारसी रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल थमते ही हम दोनों जल्दी जल्दी अच्छे नाश्ते की जुस्तजू में आगे बढ़ने लगे। पंजाब प्लेटफॉर्म पर जरा आगे हमें गर्मा गर्म हलवा पूरी और कचौरियां मिल गईं। वापसी पर हम चाय वाले को साथ लेते आए। अमृता ने सब घर वालों को जगा दिया था, लिहाजा मिलकर नाश्ता हुआ और गर्मा गर्म चाय पी गई। इस दौरान ट्रेन चल पड़ी थी। लगभग 3 घंटे के बाद पंजाब मेल भोपाल रेलवे स्टेशन पर ठहरी। बुशनदीप नींद पूरी करने के लिए बर्थ पर जा चुका था, चुनाचे मैं तन्हा प्लेटफॉर्म पर उतरा और एक नलके से अच्छी तरह मुंह हाथ धोया और अखबार वाले से टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद कर अपने डिब्बे में वापस आ गया। बुशनदीप के अलावा सरदार खानदान के लगभग तमाम अफराद जाग चुके थे। बुजुर्ग सरदार मेरे हाथ में अखबार देखकर खुश हुआ। तब मुझे अंदाजा हुआ कि बज़ाहिर देहाती नजराने वाला वो शख्स इतना पढ़ा लिखा है कि अंग्रेजी अखबार का मुताला कर सके। उनका इश्तियाक देखकर मैंने मरकजी सफ़ात उनके हवाले कर दिए और अंदर के सफ़ात में मकामी खबरें पढ़ता रहा। ब्राह्मदीप सिंह ने शायद तमाम खबरें चाटने के बाद मरकजी सफ़े मेरे हवाले किए। ज्यादातर खबरें मकामी सियासत पर मबनी थीं। मुझे एक कदरे गैर अहम अंदाज में शाया करदा खबर में ज्यादा दिलचस्पी महसूस हुई। हिज़्ब मुखालिफ की जमात भारतीय जनसंघ के सदर और पार्लियामेंट पितंबर दास ने वजीर आजम नेहरू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था कि यौम जमहूरिया पर अपनी तकरीर में उन्होंने चीन की तरफ से लद्दाख और उत्तर प्रदेश वगैरह में दर्जनों बार फजाई खिलाफ वर्जियों का कोई जिक्र नहीं किया और न ही चीनी सदर चू एन लाई की तरफ से सरहदी तनाज़ात पर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार पर कोई ताकतवर रद्द अमल जाहिर किया। पितंबर दास ने अपने बयान में खतरा जाहिर किया था कि हिंदुस्तानी हुकूमत के बुज़दिलाना मौक़िफ़ की वजह से चीन आगे बढ़कर तिब्बत की तरह हिंदुस्तान के मजीद सरहदी इलाकों पर कब्जा कर सकता है। मैं हिंदुस्तान और चीन के दरमियान छोटी बड़ी सरहदी झड़पों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात रखता था, लेकिन इस खबर से मुझे अंदाजा हुआ कि दोनों मुल्कों के दरमियान सर्द महरी के ताल्लुकात तेजी से किसी जंगी मार्के की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने अखबार से तवज्जो हटाई तो ब्रह्मदीप सिंह को अपनी तरफ मुतवज्जे पाया। मैंने मौका मुनासिब जानते हुए बुशनदीप की सुनाई हुई कहानी उनके सामने फेंक दी। कहा, सरदार जी, क्या वाकई मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत सिख कौम के साथ ज्यादती कर रही है? मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर दुखी लहजे में कहा, पुत्र बुशनदीप जैसे जवानों को सरकार से जो शिकायत हैं वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इन शिकायत की वजह से अलग देश के मुतालबे से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। उन्होंने अपने ख्यालात मजीद मुरत्तब करने के लिए तवक्कुफ किया, फिर बोला,
बदकिस्मती यह है कि नेहरू सरकार अपने इक़दामात से मेरे जैसे एकता के हिमायतियों का मौक़िफ़ कमजोर करती जा रही है और हमें अलग देश की मांग करने वालों के सवालात का जवाब देना हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। बुशनदीप और उसके साथियों के इस दावे को तो मैं भी ठीक मानता हूँ कि पंडित नेहरू और महात्मा जी ने हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले सिखों से जो वादे किए थे, नया मुल्क बनने के बाद उन सबको एक एक करके झुठलाते गए। मैंने पूछा, वो वादे क्या थे सरदार जी? उन्होंने धीमे लहजे में कहा, नेहरू ने सिखों के लिए पंजाब में खुद मुख्तार रियासत का वादा किया और गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कांग्रेस अपने वादे पूरे न करे तो अपनी कृपान से मेरी गर्दन उड़ा देना। मैंने जल्दी से कहा, मगर उन्हें किसी सिख ने तो कत्ल नहीं किया था ना? सरदार जी ने नफी में सर हिलाया, बोले, वो तो एक और ही चक्कर में मारे गए थे, मगर नेहरू ने अब तक सिखों के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अब तो वो कहते हैं कि वक्त बदल चुका है। अगर तुम आजाद रहना चाहते थे तो ब्रिटिश राज से अलग मुल्क का मुतालबा क्यों नहीं किया? एक और जगह नेहरू जी ने तो सिखों को सरकश कौम और कानून पसंद हिंदुओं के लिए खतरा करार दे डाला था। मैंने कहा, माफ करना सरदार जी, ये तो हमारी कौम के साथ ज्यादती है। ब्रह्मदीप ने मायूसी से गर्दन हिलाई, बोला, मुझे पता था कि तुम बुशनदीप की बातों से कायल हो जाओगे। मुझे तो यकीन होता जा रहा है कि रफ्ता रफ्ता सारी नई पीढ़ी खालिस्तान के कयाम के मुतालबे पर मुत्तफिक हो जाएगी। बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं बाकायदा खून खराबा शुरू न हो जाए, जिस तरह मुल्क के बंटवारे के वक्त हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदार पंडित नेहरू होंगे। उनके एक बयान ने तो हमारे जवानों में आग भड़का दी है। मैंने पूछा, कौन सा बयान सरदार जी? उन्होंने पजमुर्दा लहजे में कहा, उन्होंने पंजाब में जबान की बुनियाद पर खुद मुख्तार रियासत का मुतालबा याद दिलाने पर कहा था कि मैं मुल्क में खाना जंगी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन पंजाबी रियासत नहीं। पंजाबी बोलने वालों के लिए रियासत बनाने का मतलब सिख कौम को फलने फूलने का मौका देना है। मैंने कहा, सरदार जी, इसके बावजूद आप बुशनदीप भाई के मौकफ को गलत समझते हैं। मेरी बात का जवाब देने की बजाय ब्रह्मदीप सिंह खामोश हो गए। मैं भी गुफ्तगू खत्म करके अखबार की बची कुची खबरें खंगालने लगा। पूरी रात और निस्फ दिन का सफर करके पंजाब मेल अब वस्ती हिंदुस्तान से गुजर रही थी। मेरे पूछने पर ब्रह्मदीप सिंह जी ने बताया कि अब झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खासी देर रुकेगी, लिहाजा खाना लाने के लिए वो मुनासिब जगह है। स्टेशन करीब आने पर उन्होंने बुशनदीप को उठा दिया था। इतने तवील सफर के दौरान मुझे बेजारी महसूस होने लगी थी। चुनाचे मैं दिल बहलाने के लिए बच्चों से गपशप करता रहा और उनके साथ ऊट पटांग खेल खेलता रहा। रात हुई और फिर दिल्ली और रोहतक वगैरह को पीछे छोड़कर निस्फ रात के बाद लगभग 2 बजे ट्रेन जखाल नामी रेलवे स्टेशन पर चंद मिनट के लिए ठहरी। स्टेशन के नाम पर नजर पड़ते ही बुशनदीप और उसकी बीवी ने नींद में डूबे बच्चों को झंझोड़ कर जगाना शुरू कर दिया और सामान समेटने लगे। बुशनदीप ने मुझे मुखातिब करके कहा, यहाँ से बुढ़ाल्टा रेलवे स्टेशन 20 मील के करीब फासले पर है। रेल अच्छी रफ्तार से चल रही है, लगता है आधे घंटे के अंदर उतार देगी। बुशनदीप का अंदाजा दुरुस्त निकला। 15 मिनट के बाद ट्रेन बरीता रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकी और फिर मजीद 15 मिनट के बाद हम बठाल्टा रेलवे स्टेशन के छोटे से प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी के आलम में उतर रहे थे, क्योंकि वहाँ भी ट्रेन का 2 मिनट का ही स्टॉप था। अगर सरदार अमरदीप अपने 2 मुलाजिमों के साथ पहले से मदद के लिए तैयार न होता तो इतने बड़े टब्बर का मां साजो सामान ट्रेन से उतरना लगभग नामुमकिन ही था।